नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा चल रहा है। आज 4th डे है जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर रहे हैं। ये एक सिस्टम वाइज प्रिपरेशन है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है, फॉलोड बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो कि लास्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम होगी। और जो बच्चे हैं और जो नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सारी बुक्स ऑलमोस्ट कवर हो रही हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। एनक्लेक्स पे मेन फोकस है। और एक बार अगर आप बेसिक से कर लेंगे ना और किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हुए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आगे आने वाले आप 70 एग्जाम निकाल सकते हैं। और सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आधारित हैं कि आपका बेसिक्स क्लियर हो, ताकि कोई भी आगे आने वाले एग्जाम, चाहे वो किसी दूसरे कोई भी एग्जाम्स हो, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और इट्स नॉट अ ब्रैग कि मैं बता रही हूँ आपको कि मेरा भी सेम यही था। मेरे पास 6+ एग्जाम्स थे जो मेरे क्लियर थे फॉर गवर्नमेंट जॉब। और जब ऐसा होता है ना तो आप अपनी पसंदीदा जॉब चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको काम करना है। तो सेम मल्टीपल ऑप्शंस आपके हाथ में आ जाएंगे। एग्जाम देना छोड़ना नहीं है। एग्जाम देने से आपको क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि एक बार दिल लगा के, दिमाग लगा के किसी एक पेपर के लिए इतनी प्रिपरेशन कर लो, इतने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो कि बाकी एग्जाम्स पे आपके निकलते चले जाएं। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइएगा, मेरे को इनकरेज करिएगा ताकि मैं भी और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा दूसरे अपने जैसे बच्चों के साथ, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है। और जिन्होंने जो नए यूजर्स देख रहे हैं वो अगर पसंद कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A nurse prepare a client for insertion of pulmonary artery catheter. What information can be obtained from monitoring the pulmonary artery pressure? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजर करने के लिए हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करते हैं। तो इसमें से कौन सी चीज को वो इनडायरेक्टली मेजर कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को हम जनरली स्वैन-गंज कैथेटराइजेशन भी बोलते हैं। इट्स अनदर नेम फॉर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। यहाँ पे एक लंबा कैथेटर होता है, या तो हम फीमोरल आर्टरी का सहारा लेते हुए या बेसिलिक का सहारा लेते हुए क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। और ये जनरली इनमें से किसके लिए होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस प्रेशर, coronary artery patency and left ventricular functioning. This is basically to assess left ventricular functioning. तो pulmonary artery में कैथेटर डाल के इनडायरेक्टली कि pulmonary artery hypertension वगैरह तो नहीं हो रहा ड्यू टू द left ventricular हाइपरट्रॉफी और अनदर डिसफंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, वो हम असेस करते हैं। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम राइट वेंट्रिकुलर भी देखते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस भी देखते हैं। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर इज नॉट इन द ऑप्शन, सो डी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग इज द राइट आंसर हियर। Next, an older adult with cerebral arteriosclerosis is admitted with atrial fibrillation and is started on continuous heparin infusion. What clinical finding enables the nurse to conclude the anticoagulant therapy is effective? ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, मतलब जो ब्रेन की क्रेनियल आर्टरीज हैं वहाँ पे जो है हार्डनिंग हो गई है, वहाँ पे प्लेक डिपोजिशन हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशंस भी हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि थ्रोम्बस जो है कोरोनरी आर्टरी को भी ऑक्लूड कर रहा है, जिसकी वजह से एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा है। तो उसके लिए उस फिब्रिलेशन, उस थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने के लिए कंटिन्यूस हिपैरिन इन्फ्यूजन चलाया गया है। तो कौन सी फाइंडिंग इनमें से बता रही है कि जो हम हिपैरिन दे रहे हैं पेशेंट को वो इफेक्टिव है? हिपैरिन क्या है? एक एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है। और हिपैरिन का जो असर होता है ना वो एपीटीटी वैल्यू पे होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, कि कितनी देर में जो है ब्लड की कोएगुलेशन हो जानी चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू होती है एपीटीटी की वो 30 to 40 सेकेंड होती है जनरली। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन ऑफ कंफ्यूजन, जनरली हिपैरिन इन्फ्यूजन का जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसमें कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला नहीं होगा। एपीटीटी ट्वाइस द यूजुअल वैल्यू ये होगा
क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट दे रहे हैं, तो जो हमारी कोएगुलेशन की क्षमता होती है उसको क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। जनरली क्यों दे रहे हैं कि थ्रोम्बस बन गया है जिसको हमें डिसॉल्व करना है, और उसको डिसॉल्व करने के लिए हम उसको खून को पतला करने वाली दवाई बोलते हैं ना, वो दे रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लड को क्लॉट होने में जो है समय लगेगा। इसीलिए कभी भी जब पेशेंट को हम एंटीकोएगुलेंट देते हैं तो उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो है ब्लीडिंग से दूर रहना है। अगर आपको ब्लीडिंग हो गई इस टाइम पे, आपको कुछ चोट लग गई, तो आपको सीवियर ब्लीड होगी, क्योंकि क्लॉटिंग टाइम आपका बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ जो 30-40 सेकेंड है, ये जनरली 60 to 80 सेकेंड हो जाता है हिपैरिन थेरेपी के साथ, एंड दिस इज नॉर्मल थेरेप्यूटिक वैल्यू। ये हम अचीव ही हम ये करना चाहते हैं हिपैरिन थेरेपी से, तो इसीलिए जो है एपीटीटी का ट्वाइस होना शो कर रहा है कि जो हम हिपैरिन दे रहे हैं वो क्या है, इफेक्टिव है। एब्सेंस ऑफ इकाइमोटिक एरिया एंड डिक्रीज विस्कोसिटी। एब्सेंस ऑफ इकाइमोटिक एरिया मतलब ब्लीड नहीं हो रही है, वो तो इसका एक इफेक्ट है ही, लेकिन जो इकाइमोसिस का मतलब है ब्लूइशनेस हो जाना, जब स्किन के नीचे कुछ ब्लीड कर रहा है वहां पे ब्लूइशनेस हो जाना। लेकिन ये इकाइमोसिस इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ये एक लेट इफेक्ट होगा इसका, इसका ये इफेक्ट इतनी जल्दी हमें नहीं दिखेगा। देन डिक्रीज्ड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे इसका कोई फर्क नहीं होता है, ये विस्कोसिटी पे असर नहीं डालता है, तो बी राइट आंसर रहेगा, एपीटीटी ट्वाइस द यूजुअल वैल्यू। Then what specifically should the nurse monitor when a client is receiving a platelet aggregation inhibitor such as clopidogrel? यहाँ पे एक एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग, एंटी लिपिडेमिक ड्रग बोल सकते हैं, एंटी प्लेटलेटिक ड्रग है, जहाँ पे प्लेटलेट को क्या नहीं होने देता, एग्रीगेट नहीं होने देता। तो किसके लिए मॉनिटर करना है, जो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगी तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब कि प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होती हैं तो क्या बढ़ जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और ब्लीडिंग टेंडेंसी उन भागों में सबसे ज्यादा होगी जो कि हाईली वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोजिया, एपिस्टेक्सिस, चेस्ट पेन, एलिवेटेड टेम्परेचर, यहाँ एपिस्टेक्सिस होगा, जो नोज है ना वहां पे एक जहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ होता है पीछे, उसको हम बोलते हैं लिटल्स एरिया। लिटल्स एरिया में क्या हो रहा है, वहां पे ब्लीड हो सकती है इस ड्रग की वजह से, जिससे एपिस्टेक्सिस हो सकता है। तो उस चीज के लिए हमें मॉनिटर करना है, और जब भी कभी एपिस्टेक्सिस होगा, पोजीशनिंग क्या करनी है, आगे की तरफ जो है हेड को आगे की तरफ करना है, अपने थंब से और अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेशर करना है इस एरिया को, ताकि ब्लीडिंग जो है उस पर एक्टिव प्रेशर पड़ के स्टॉप कर सके। तो बी एपिस्टेक्सिस विल बी द राइट आंसर हियर। Next, what should the nurse teach a client to expect when preparing for discharge after surgery for coronary artery bypass graft? मैंने कल पढ़ाया था कि coronary artery bypass grafting कब होती है और क्यों होती है, और अब ये कह रहा है कि coronary artery bypass grafting है, तो उसके बाद जो है पेशेंट को क्या नर्स टीच करेगी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या मतलब नॉर्मल चीज है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए, माइल्ड फीवर एंड एक्सट्रीम फैटिग फॉर सेवरल वीक आफ्टर सर्जरी। ये तो क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन है, जो हमने ग्राफ्ट लगाया है वो इसका मतलब वर्क नहीं कर रहा है, तो ये तो बहुत ओमिनियस साइन है, बुरा साइन होता है, तो ये नहीं होगा। सिजेशन ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इंसिजन फ्रॉम आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, इंसिजन से ड्रेनेज हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी कई दिन तक कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो गई तो ड्रेनेज ही बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। माइल्ड इंसिजनल पेन एंड टेंडरनेस अप टू 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी, ये 3 वीक्स नहीं 3 मंथ्स तक भी जा सकता है, ये बहुत लंबा चलता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है स्टिचेस में, तो ये भी नहीं होगा। सम अडीमा इन द लेग यूज फॉर एक्सपेक्टेड विद एक्टिविटी, ये होता है कि कुछ अडीमा जो है हो सकता है कि इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जो है फ्लूइड का मूवमेंट हो कुछ एक्टिविटी करने पे, वो शुरू में जब तक ये जो ग्राफ्ट है ये अपनी प्रॉपर जब अपनी पेस पे नहीं आ जाता, तब तक ऐसा देखने में हो सकता है कि कुछ अडीमा ऑन एक्टिविटी हो जाए जब कार्डियक ओवरलोड बढ़ता है। तो डी राइट आंसर होगा, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा होना इज नॉट एक्सपेक्टेड, सम अडीमा इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, a client is in cardiogenic shock. What explanation of cardiogenic shock should the nurse include when responding to family members' question about the condition? एक पेशेंट है जिसको कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, तो उसको पेशेंट की फैमिली को बताया जा रहा है कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में, तो क्या रेस्पॉन्ड करेंगे। ऑप्शन ए,
an irreversible phenomena, B, a failure of circulatory pump, C, usually a fleeting response to the tissue injury, D, जनरली कोज्ड बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब देखिए डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम से तो जो शॉक होता है वो क्या होता है, हाइपोवोलेमिक होता है। कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है जब हमारा कार्डियक आउटपुट नहीं आ रहा है, जब हमारा सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है, हार्ट हमारा पंप नहीं कर पा रहा है, तो वो मेन रीजन होता है। और वही हम समझाएंगे कि फेलियर हो गया है सर्कुलेटरी पंप का, जो हार्ट को पंप करना था, ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये शॉक रिजल्ट कर रहा है। दिस इज नॉट इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। ये दवाइयों से और दूसरे जो है दूसरी चीजों से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फ्लेटिंग रिएक्शन टू द टिश्यू इंजरी, फ्लेटिंग रिएक्शन ये जनरली कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं, दूसरे शॉक में ये हाइपोवोलेमिक हो गया, सेप्टिक शॉक, उसमें फ्लेटिंग रिएक्शन होता है। दिस इज नॉट इन द कार्डियोजेनिक शॉक। सो बी, failure of circulatory pump is the right answer and explanation of the query. Next, while a pacemaker catheter is inserted, the client's heart rate drops to 38 beats per minute. What medication should the nurse expect the healthcare provider to prescribe? यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक पेशेंट को पेसमेकर कैथेटर लगाया गया है और उसकी हार्ट रेट जो है वो 38 बीट्स पर मिनट होगी, जो कि बहुत ही कम है। तो कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे दी जाएगी? डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करता है, हार्ट रेट को और गिरा देता है, तो ये तो नहीं देंगे। लिडनोकेन का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। अमाइड्रोन जनरली डिसरिथमियाज में देते हैं, जो डिसरिथमियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज, उसमें अमाइड्रोन दिया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट देंगे। एट्रोपिन सल्फेट जो है यहाँ पे जो एसए नोड पे जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको डिक्रीज कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देता है, वेगल स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देता है और एसए नोड की इम्पल्सिविटी को बढ़ा देता है, ताकि वो ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, इम्पल्स जनरेट कर सके और हार्ट रेट उठ सके। तो यहाँ डी राइट आंसर होगा, एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद बंटल ब्रांच ब्लॉक इज ऑन कार्डियक मॉनिटर, व्हाट ईसीजी चेंजेस शुड द नर्स आइडेंटिफाई ऑन द क्लाइंट्स कार्डियक मॉनिटर? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था आपको जो पहली क्लास में कि एसए नोड से जनरेट होती है, कहाँ पे जाती है, एवी नोड से। एवी नोड से बंडल में जाती है, बंडल ऑफ हिज में जाती है, जो कि दो में बट जाता है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ से यहाँ आने पर तो क्या होता है, पी वेव जनरेट होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे। अब जब वो नीचे जाती है तो कौन सी वेव जनरेट होती है, क्यूआरएस। अब वो नीचे आने में टाइम लगा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉक है, तो इसके चलते क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जो मिनिमम ऑफ 0.12 सेकेंड। तो यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे फर्क पड़ेगा। सैगिंग जो टी वाली चीज होती है वो कार्डियक इंजरी में फर्क पड़ता है, इस्चीमिया वगैरह वाले केस में। एंड पी वेव की कॉन्फ़िगरेशन इसमें एब्सेंस, ये इस केस में नहीं होगा, ठीक है। ये पी वेव एब्सेंट होगी जब एसए नोड जनरेट नहीं करेगा। एसए नोड तो यहाँ जनरेट कर रहा है लेकिन फर्दर ट्रांसमिशन में हो रहा है। जब एसए नोड में कोई दिक्कत होगी, जब जनरेट नहीं करेगा, तब पी वेव जो है वो एब्सेंट होंगी। तो यहाँ डी रहेगा। और आपको रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि नीचे वाला जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारी क्यूआरएस वेव जनरेट होती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ वो इम्पल्स आने में बहुत टाइम लग रहा है, तो डिपोलराइजेशन होने में भी टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लंबा हो रहा है। तो डी राइट आंसर होगा, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। Next, a nurse observes the following dysrhythmia on client's cardiac monitor. What rhythm does the nurse identify? ये जो है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। इस तरीके से जिगजैग जो है रिदम्स आ रही हैं, दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और जब भी कभी हमें ये दिखता है तभी हमें क्या करना होता है, डिफिब्रिलेट करना होता है, इस रिदम को सिंक्रोनाइज करना होता है, अदरवाइज दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग और डेथ में रिजल्ट कर सकती है। तो ये सी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द राइट आंसर। ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की रिदम इस तरीके से दिखती है। Next, when a client develops ventricular fibrillation in a coronary care unit, what is the responsibility of the first person reaching the client?
वही अभी अभी हमने बात की कि कभी भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, हमें उस फिब्रिलेशन को रोकना है, उस फिब्रिलेशन को डिफिब्रिलेट करना होता है। तो यहाँ देखिए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देना है लेकिन प्रायोरिटी नहीं रहेगी ये। इनिशिएट डिफिब्रिलाइजेशन, डिफिब्रिलाइजेशन इज द प्रायोरिटी, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, हमें जान वहां पे बचानी है सबसे पहले, तो पहले हम डिफिब्रिलेशन को इनिशिएट करेंगे। सीपीआर हम स्टार्ट कर सकते हैं जब डिफिब्रिलेशन वर्क नहीं करेगा, देन वी विल स्टार्ट विद सीपीआर, तो ये इसके बाद की प्रायोरिटी रहेगी। देन एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हम बाद में देते हैं, ये जनरली जो हमारे एसिडोसिस वाली कंडीशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो ये सबसे बाद में जब क्लाइंट स्टेबल हो जाता है उस टाइम पे हम ये देते हैं, ना कि प्रायोरिटी बेस पे, तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, a client who had myocardial infarction in a coronary care unit on a cardiac monitor, the nurse observes ventricular irritability on the screen. What medication should the nurse prepare to administer? वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी हो रही है। वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी का मतलब है कि वहां पर डिसरिदमिक फीलिंग, डिसरिदमियाज हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर जो है बार बार ट्विचिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना, डिसरिदमियाज को रोकना है। और अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा था कि डिसरिदमिया के लिए क्या देते हैं हम, अमाइड्रोन दिया जाता है, तो अमाइड्रोन ही देंगे वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे हमें स्क्रीन पे जो दिखाई देगा ईसीजी में वो डिसरिदमियाज दिखाई देंगे जिनको हमें स्टॉप करना है, तो सी राइट आंसर रहेगा। डिजॉक्सिन तो हम किस में देते हैं, जब हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, जब एसए नोड को हम रिड्यूस करने के लिए देते हैं, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है डिजॉक्सिन से, तो ये यहाँ पे नहीं काम करेगा। फिरेसेमाइड लेसिक्स का यहाँ पे रोल नहीं है, वो अडीमा वाले केस में देंगे। नोरेपिनेफ्रिन भी यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता है, तो अमाइड्रोन इज द ड्रग टू बी गिवन इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर डिसरिदमियाज और वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी, सी। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? आप रोड से जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको कोई अनरेस्पॉन्सिव दिखाई दे रहा है, और जब आप सबसे पहले उसके कैरोटिड चेक करते हैं, कैरोटिड नहीं आ रही है, तब आप हमेशा क्या करेंगे, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग पे जाएंगे। तो यहाँ देखिए, इनिशिएट अ कॉर्ड, चेक फॉर रेडियल पल्स, कंप्रेस द लोअर स्टर्नम एंड गिव 4 फुल लंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले, अगर ऐसे कोई क्लाइंट मिल रहा है तो सबसे पहले कोड इनिशिएट करना है। हम वार्ड में भी होते हैं तो कार्डियक अरेस्ट के लिए कौन सा कोड होता है, कोड ब्लू हम अनाउंस करते हैं। कोड ब्लू ये मतलब होता है कि किसी भी अस्पताल में एक टीम बनाई हुई होती है जिसमें एनेस्थेटिस्ट होते हैं, नर्सेज होती हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इस कोड ब्लू का हिस्सा होते हैं, और कोड ब्लू अनाउंस होते ही पूरे हॉस्पिटल में बच जाता है कोड ब्लू, कोड ब्लू। और कोड ब्लू अनाउंस होते ही वो पूरी टीम वहां पे पहुंच जाती है असिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएट अ कॉर्ड करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। आजकल पहले जो एबीसी होती थी, आजकल वो सीएबी हो गई है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें सर्कुलेशन को कंप्रेशन के जरिए हमें करना है, फिर हमें एयरवे एस्टेब्लिश करना है, देन हमें ब्रीदिंग की तरफ आना है। रेडियल पल्स नहीं देखते हैं हम, यहाँ पे कैरोटिड पल्स देखते हैं, तो ये नहीं होगा, ये इसके बाद रहेगा। ठीक है, लोअर स्टर्नम को कंप्रेस करना कोड इनिशिएट करने के बाद रहेगा। 4 नहीं, हम 2 रेस्पिरेशन देते हैं, 30:2 कि 30 कंप्रेशन इज टू 2 ब्रीदिंग, तो हम 2 देते हैं, ना कि 4 इन्फ्लेशंस। तो ए रहेगा, इनिशिएट अ कोड, पहले हेल्प के लिए बुला लो, फटाफट जो है फिर कंप्रेशन स्टार्ट कर दो, तो ए। नेक्स्ट, अ नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट क्लाइंट, हाउ फार मस्ट द नर्स depress the lower sternum to maintain the circulation until a defibrillator is available? कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए हमें पोजीशनिंग कैसे करनी होती है, जो हमारी, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कहाँ पे हैंड प्लेस करने हैं, लोअर स्टर्नम पे करने होते हैं। लोअर स्टर्नम को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है कि बिटवीन द निपल्स हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो इसका मिडल पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा नीचे हम जो है अपने हैंड्स प्लेस करेंगे। हैंड्स कैसे प्लेस करेंगे, ये हील ऑफ द हैंड, एक हील
को प्लेस करेंगे, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से करके शोल्डर स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट होने चाहिए और तब हम कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। और वो कंप्रेशन इतना मतलब इतनी डेप्थ का होना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है वो स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच में दब रहा है, जिससे कि उसमें कार्डियक एक्टिविटी जनरेट होने के चांसेस हो जाए। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर दबा रहे हैं, वो नीचे तक जो है जोर पहुंच ही नहीं रहा, तो वो हार्ट रिवाइव नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कम से कम 2 से 2.5 इंच तक प्रेस करना है, इतना डीप प्रेस करना है, ज्यादा डीप भी नहीं प्रेस करना है वरना रिब्स टूट जाएंगे। तो यहाँ इस पर्टिकुलर चीज का हमें ध्यान रखना है और हमारे हैंड्स स्ट्रेट होने चाहिए, मुड़े तुड़े नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे हमारी हील ऑफ द हैंड की प्लेसमेंट होगी और दूसरा हैंड उस पर इंटरलॉक होगा और तब हम CPR स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये 30:2 की रेशियो रहती है। 1 मिनट में जनरली हमें 100 तक कंप्रेशन करने होते हैं, तभी वो इफेक्टिव कंप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 से 2.5 इंच इज द राइट आंसर, कि हमें इतना दबाना है ताकि वो स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच में हमारा हार्ट दब जाए, ठीक है। नेक्स्ट, a nurse is performing external cardiac compression. How should the nurse exert downward vertical pressure? वही आ गया कि हमें कैसे प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन द निपल्स और उससे थोड़ा सा जो मिड पॉइंट होगा उससे हल्का सा नीचे हम अपनी हील्स की प्लेसमेंट करेंगे। तो ये क्या है, सी राइट आंसर रहेगा कि इंटरलॉक करेंगे फिंगर विद द हील ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम एंड अदर ऑन द टॉप, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। Next, the family of the client with right ventricular heart failure concerned about the client's increasing abdominal girth. What physiological changes should the nurse consider when explaining the client's condition? देखो, मैंने 2 तरीके की सर्कुलेशन बताई थी जब आपको पढ़ाया था। एक तो होती है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जब हमारा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये क्या हो गया, फेल हो गया राइट वेंट्रिकल। जब हमारा राइट वेंट्रिकल फेल हो गया है तो हमारा ब्लड जो है नीचे की तरफ ना जाके वापस से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। और जब राइट एट्रियम भी ओवरलोड हो जाएगा तो ये अपना ब्लड किसको देगा, वेना कावा को देगा। और वेना कावा भी ओवरलोड होके हर पार्ट में अपना ब्लड जो है वापस भेज देगी। तो जब ब्लड बहुत ज्यादा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में हो जाएगा तो वो क्या होने लग जाएगा, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में ब्लड आने लग जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग भागों में एडीमा हो जाएगा। और अगर ये स्टमक वाली बात हो रही है तो वहां पे बाहर ब्लड की और फ्लूइड की कलेक्शन होने से असाइटिस कॉज हो सकता है। और ये असाइटिस इसकी वजह से क्यों हो रहा है मैंने बता दिया, क्योंकि बैकफ्लो हो रहा है सारा ब्लड का, और बैकफ्लो इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो बाहर निकल रहा है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में निकल रहा है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो बाहर है उसमें सारा ब्लड एक्यूमुलेट होने के कारण एडीमा, असाइटिस, ये चीज होती है। तो ये क्या फिजियोलॉजिकल चेंज ऐसा हुआ है, नर्स एक्सप्लेन करेगी। लॉस ऑफ सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द ब्लड, सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का लॉस नहीं हुआ है, ब्लड एज इट इज ही है, ठीक है। रैपिड ऑस्मोसिस फ्रॉम टिश्यू स्पेस टू द सेल्स, टिश्यू से सेल्स में नहीं गया है, बाहर सेल्स की तरफ आया है, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कारण है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं आगे जो है आगे ब्लड इजेक्ट नहीं करूंगा पल्मोनरी आर्टरी में, और बैकफ्लो मार रहा है अब सारा ब्लड, तो जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, ये रीजन नहीं है, रीजन इज ये वाला जो मैंने अभी समझाया है आपको, और ये सी इज द राइट आंसर हियर। Next, a nurse is advising a client about the risk associated with failing to seek treatment for acute pharyngitis caused by beta hemolytic streptococcus. For what health problem is the client is at risk for? जब हमारा सोर थ्रोट से हमारे सोर थ्रोट का इन्फेक्शन अगर इस वाले चीज से है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये बहुत ही खतरनाक एक इन्फेक्शन है जो कि हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है, रूमेटिक फीवर कॉज करता है, ये सारी चीजें ये कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम होगी, अस्थमा, अनीमिया ये कॉज नहीं करता है। दिस कैन कॉज
एंडोकार्डाइटिस, रेज सिंड्रोम जनरली कोई वायरस इन्फेक्शन जनरली चिकन पॉक्स वगैरह के बाद होता है, जब हमारे ब्रेन और लिवर में स्वेलिंग होने लग जाती है, उसको हम रेज सिंड्रोम बोलते हैं, वो इससे एसोसिएटेड नहीं होता है। तो इससे एसोसिएटेड है एंडोकार्डाइटिस, और ये गले के सोर थ्रोट से स्टार्ट होता है, और ये हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, हमारी किडनीज को अफेक्ट कर सकता है। तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, what effect of anxiety makes it particular important for the nurse to allay the anxiety of the client with heart failure? एंजाइटी ऐसा क्या कॉज करती है बॉडी में जिससे कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को रिस्क है? ऑप्शन ए, इंक्रीज द कार्डियक वर्कलोड, बी, इंटरफेयर विद यूजुअल रेस्पिरेशन, सी, प्रोड्यूस एन एलिवेशन इन द टेम्परेचर, एंड डी, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। यहाँ पे जो एंजाइटी होती है, जब हमें भी कभी एंजाइटी होती है, ऐसा लगता है ना सांस नहीं आ रहा है या फिर हमें जो है घबराहट हो रही है, वो क्या कर रहा है? बेसिकली एंजाइटी हमारे कार्डियक वर्कलोड को बढ़ा देती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करती है बेसिकली। और ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हार्ट क्या करेगा? उसको पूरा करने के लिए कार्डियक वर्कलोड, अपना वर्कलोड बढ़ा देगा, ओवर टाइम करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या कर सकता है? हार्ट फेलियर में रिजल्ट हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले से ही पेशेंट हार्ट फेलियर है और उसकी अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दी तो वो उसको और वर्सन कर देगा। तो इसीलिए हमें किस चीज का ध्यान रखते हुए कि एंजाइटी कार्डियक वर्कलोड को बढ़ा देती है, उस चीज का ध्यान रखते हुए इसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करनी है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 2 hours after a cardiac catheterization that was assessed via right femoral route, an adult client complained of numbness and pain in the right foot. What action should the nurse take first? अब जो फिमोरल लाइन से हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, फिमोरल आर्टरी को असेस करते हुए हम कैथेटर डाल रहे हैं। यहाँ पे फिमोरल एक लार्ज आर्टरी होती है और उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है क्या हो गया हो? हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गया हो, और हिमेटोमा फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा हो कि पेशेंट का ब्लड आगे की तरफ ना जा रहा हो। तो इस केस में हमें क्या करना है? कंप्लेंट ऑफ नंबनेस और पेन की कंप्लेंट कर रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करने से पहले हमेशा नर्स को क्या करना होता है? अपनी असेसमेंट पार्ट को पूरा करना होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे फिमोरल प्रेजेंट है तो यहाँ अगर हिमेटोमा कहीं पे बन गया है तो आगे वाले भाग में ब्लड नहीं जा रहा है, तो हम सबसे कल भी पढ़ा था कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं? डिस्टल पल्स को चेक करते हैं, जो दूर वाली पल्स होती है, ये देखने के लिए कि ब्लड वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। यहाँ सबसे दूर वाली पल्स पैर में होगी, पेडल पल्स, उसको हम असेस करेंगे। तो बी राइट आंसर रहेगा। पहले हम पेडल पल्स देखेंगे कि वो फील हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो नहीं फील हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आर्टेरियल सर्कुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, और तो हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। और ये फील हो रही है तो हम फिर भी फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन इस असेसमेंट के साथ कि पेडल पल्स फील हो रही है या नहीं हो रही है। हमेशा आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन देयर आर चांसेस ऑफ हेमेटोमा, सो वी शुड असेस फॉर पेडल, नॉट पेडल, द डिस्टल पल्स, जहां से भी हमने क्या किया है? कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है। अगर हमने बेसिलक्स से किया है तो हम रेडियल पल्स को असेस करेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज रिटर्न टू सर्जिकल यूनिट इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टंट that was accomplished via access through the femoral artery. What response should the nurse consider the priority? वही बात हो गई कि फिमोरल आर्टरी का सहारा लेते हुए क्या किया है? कोरोनरी आर्टरी में स्टंट डाला है, तो कौन सा रेस्पॉन्स प्रायोरिटी होगा? ऑप्शन ए, एक्यूट पेन, बी, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, सी, इम्पेयर्ड स्वेलोइंग, एंड डी, हेमेटोमा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? मैंने अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हेमेटोमा फॉर्मेशन का रिस्क होता है। पेन इज ऑल्सो द प्रायोरिटी, बट आफ्टर द हेमेटोमा फॉर्मेशन। देन इम्पेयर्ड मोबिलिटी, हमें क्या करना होता है? इमोबाइल तो कुछ घंटे के लिए रखना ही होता है हमें पेशेंट को, ताकि ब्लीडिंग ना हो। इम्पेयर्ड स्वेलोइंग का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता, तो डी राइट आंसर होगा, हेमेटोमा फॉर्मेशन। नेक्स्ट, a patient with congestive heart failure is given digitalis. Which of the following indicate early manifestation of digitalis toxicity?
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिजिटालिस दिया जाता है, जो कि हमारे कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको एनहेंस करने का काम करता है। तो यहाँ पे उसका जो साइड इफेक्ट होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग आर द साइड इफेक्ट, बाकी कोई इसके साइड इफेक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द डोज ऑफ डोपामिन यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट। अब जो है डोपामिन दो तरीके से काम करता है। जो लोअर डोज होती है डोपामिन की, वहां पे डोपामिन जो है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और जो थोड़ी हायर डोज होती है, मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, अगर ये डोजेज हो रही है मोर देन 10, तो उस केस में ये क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करके बीपी वगैरह को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये दो तरीके से काम करता है। स्ट्रेंथ और फंक्शन ऑफ द हार्ट की जो नॉर्मल रेंज यहाँ पे फॉल हो रही है 5 to 15 हो रही है, और मोर देन 10 ये फंक्शन करता है, और लेस देन 10 अगर रहता है तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ बी राइट आंसर होगा, 5 to 15 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रायोरिटी प्रॉब्लम इन द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, मतलब हार्ट क्या नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, और पंप नहीं होगा तो पूरे सर्कुलेशन में फ्लूइड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यही होगा ना कि जब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो बैक फ्लो मारेगा और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा ब्लड हो जाएगा, ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम रहती है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड रहती है। कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज होता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रायोरिटी प्रॉब्लम की बात की गई है वो है हमारा फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है टिश्यूज को, लेकिन प्रायोरिटी की बात सोचते हुए हमने ए को जवाब दिया है। नेक्स्ट, डाइट फॉर पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पहले ही फ्लूइड ओवरलोड है तो हमें कैसी डाइट देनी है, लो सोडियम डाइट देनी है यहाँ पे। पहले तीनों ऑप्शंस में हाई सोडियम है तो ये नहीं होगा। जिंजर एंड बे लीव्स कैन बी गिवन, देयर्स आर लो इन सोडियम एंड हाई इन पोटेशियम। तो यही डाइट हम देते हैं, हाई पोटेशियम, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट डाइट। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स नोज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक को डिटरमाइन करने का क्या वो रहता है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, सीबीपी, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, कार्डियक इंडेक्स। यहाँ पे जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसको असेस करने के लिए कार्डियक इंडेक्स रहता है, जो कि होता है हमारा कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो उस तरीके से हम कार्डियक इंडेक्स निकालते हैं और वो हमारा डिटरमाइन करता है, इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट होता है फॉर द कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर कम हो गया है, पेरिफेरल सर्कुलेशन भी जो है गड़बड़ा गई है, उस केस में हमें क्या देना होता है, ट्रेडेनलेनबर्ग पोजीशन, रिंगर लैक्टेट, कोलॉइड आइसोट्रोप्स। यहाँ पे हमें रिंगर लैक्टेट देना होगा क्योंकि ये कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी सेम कंपोजिशन होती है जो हमारी बॉडी फ्लूइड की होती है। तो ये हमें पेरिफेरल सर्कुलेशन को फास्टेस्ट रिस्टोर करने में हेल्प करेगा विदाउट द फ्लूइड शिफ्टिंग। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द मास्क गारमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर। मास्क गारमेंट होता है मेडिकल एंटी शॉक ट्राउजर। मेडिकल एंटी शॉक ट्राउजर ये जो है लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है लार्ज बोन का किसी में, और या टिश्यू इंजरी, बहुत हाई टिश्यू इंजरी हो जाती है, उस केस में पहनाई जाती है ताकि प्रेशर, एक बहुत टाइट ट्राउजर स्टॉकिंग्स टाइप होती है जो कि प्रेशर प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर एरिया पर। प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ हेमरेजिक शॉक को ट्रीटमेंट के लिए और जनरली लोअर एक्सट्रीमिटी में फ्रैक्चर वगैरह के केस में इसको पहनाया जाता है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, which of the following action should a nurse take first when caring for a patient with cardiac arrest? Cardiac arrest हुआ है पेशेंट का, क्या करना है, initiate cardiac monitoring, provide IV access, C establish open airway and D pulse oximeter reading। यहाँ क्या करेंगे, एयरवे एस्टेब्लिश करना है। एयरवे कैसे एस्टेब्लिश करना है, दो मैन्यूवर से करते हैं हम, जो थर्स्ट मैन्यूवर एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट।
एक में तो हम नेक को जो है फ्लेक्स करते हैं पीछे की तरफ और चिन को लिफ्ट करके हम एयरवे एस्टेब्लिश करते हैं। एक केस में हम हेड को नहीं टिल्ट करते, यहाँ पे ही जो पे प्रेशर रख के एयरवे को एस्टेब्लिश करते हैं। ये हम तब करते हैं अगर देयर इज द रिस्क फॉर स्पाइनल इंजरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पाइनल इंजरी हो सकती है, पेशेंट कहीं से गिरा है या इस केस में, तो हमें हमेशा जो थर्स्ट मैन्यूवर का यूज करना है इस तरीके से, ताकि ये वाला पार्ट ज्यादा ना हिले और इंजरी और ज्यादा ना हो। अदरवाइज हमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर का यूज करते हुए एयरवे को ओपन करना होता है। तो सी राइट आंसर रहे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज फॉर कार्डियक अरेस्ट एसोसिएटेड विद सर्जरी एक्सेप्ट। किसी की सर्जरी हुई है तो इनमें से क्या कॉजेज कार्डियक अरेस्ट के हैं एक्सेप्ट? हाइपोटेंशन हो सकता है ब्लीडिंग की वजह से, CO2 रिटेंशन भी हो सकता है हाइपोक्सिया की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, कोई एम्बोलाई ट्रेवल कर गया हो। एक्यूट MI जो है वो इसका एसोसिएटेड सर्जरी से एसोसिएटेड नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, एनी डिस्टर्बेंस दैट ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम SA नोड डाउनवर्ड इज नोन एज। SA नोड से नीचे की तरफ अगर इम्पल्स नहीं जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। और ये कई डिग्री के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि सारी इम्पल्स जा रही हैं, कुछ एक आध इम्पल्स नहीं जा रही है। सेकेंड, और वो इतना सीवियर नहीं होता। सेकेंड डिग्री में होता है कि हमारी इम्पल्स इंटरमिटेंटली जा रही है, बीच बीच में जा रही हैं, बहुत सारी इम्पल्स नहीं जा रही हैं। एंड थर्ड डिग्री में कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, कोई भी इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक ट्रेवल नहीं करती है, तो ये हार्ट ब्लॉक कहलाता है। Which AV block also referred to as Mobitz 2? Mobitz 2 इसमें से फर्स्ट डिग्री, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। यहाँ मोबिट्स 2 नाम दिया जाता है सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक को। बाकी को जो है, जो मोबिट्स 1 भी होता है, मोबिट्स 1 जो है सेकेंड डिग्री का दूसरा सेकेंड डिग्री ही होता है, लेकिन उसमें जो है PR इंटरवल आ रहा होता है। लेकिन यहाँ सेकेंड डिग्री में जब PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होने लग जाता है, लंबा होने लग जाता है, उसको हम मोबिट्स 2 बोलते हैं। जब PR इंटरवल रेगुलर आ रहा है और QRS जो है वो ड्रॉप हो रहा है, तो उसको हम मोबिट्स 1 भी टर्म करते हैं। यहाँ मोबिट्स 2 सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक, यहाँ PR इंटरवल भी क्या हो रहा है? प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है और QRS इंटरवल्स भी ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये C राइट आंसर होगा, सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर समझ आया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।